students, welcome back once again for a fresh topic of chapter 1, that is life process. Students, we have told you about the 4 basic topics which we are studying in this life process. The first one was nutrition, the second one was respiration, then we have studied about transport, and now we are going to study about the topic that is called as excretion. Students, last time मैंने आपको excretion के बारे में बताया था. What was excretion? The removal of waste products, the removal of toxic waste products from our body is called as excretion. मैंने आपको बताया था कि उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स अलग-अलग तरीके से अपना excretion परफॉर्म कराते हैं. मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेलुलर, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यूज करके वो अपने न्यूट्रिशन को कैरी आउट, एक्सक्रीशन को कैरी आउट करते हैं. इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसमें मैंने आपको बताया था कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जैसे नेफ्रीडिया वगैरह, और जो हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं they excrete with the help of a particular organ that is called as kidney. So students, we are talking about the excretion today. और excretion में हम लोगों ने कितना स्टडी कर लिया था. मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था 4 मेन पार्ट्स होते हैं. There are more main 4 parts. They were 2 kidneys, then 2 ureter, a single urinary bladder and a urethra. Students, मैंने आपको बताया था कि किडनी जो होती है वो ब्लड को फिल्टर करती हैं और यूरिन को फॉर्म करती हैं. यूरिन को फॉर्म करने के बाद ये किडनीज जो हैं वो यूरेटर में उस यूरिन को डाल देती हैं, और यूरिन को डालने के बाद फिर वो धीरे धीरे करके यूरिनरी ब्लैडर में आता है. यूरिनरी ब्लैडर में आने के बाद वो टेम्परेरी स्टोर हो जाता है वहाँ पर, और स्टोरेज होने के बाद टेम्परेरी वो धीरे धीरे करके रिलीज कर दिया जाता है. यानी कि जब यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो वो रिलीज कर दिया जाता है. लेकिन यहाँ पर बेटा एक बात समझने की है कि जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है किडनी का, उसकी यूनिट्स क्या क्या है. यानी कि क्या किडनी ही काम करती है सारा? नहीं. वहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि 1 मिलियन नेफ्रॉन्स आर देयर. देयर आर 1 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, और ये 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो दोनों किडनीज में पाए जाते हैं. दीज नेफ्रॉन्स एक्ट लाइक अ फिल्ट्रेशन यूनिट्स. ये यूनिट होती है फिल्टर करने की. तो आज हम सबसे पहले जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, और उसके बाद में हम लोग उसकी फिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे. यानी कि हम जानेंगे कि कैसे वो वर्क करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू ड्रॉ यू अ डायग्राम दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ पार्टिकुलर नेफ्रॉन. एक पार्टिकुलर नेफ्रॉन जो होता है उसमें ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है. ग्लोमेरुलस एक आर्म होती है. ये आर्म जो है वो जाती है ऊपर की तरफ.
So students, let us label this diagram, then we have to study about this. This is all about the nephron, which is the structure of which we are teaching you with the help of this diagram. Dirty blood enters with the help of some blood vessels, and these blood vessels enter a particular structure called as glomerulus, that is cup shaped structure. You can see ये cup shaped structure आपको दिख रहा है, that is called Bowman's capsule. Then we have नीचे की तरफ ये आर्म आ रही है, descending limb, this structure is called as loop of Henle or Henle's loop, and this is the ascending limb. Okay, now from here the clean blood reaches the body parts. ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिया है अभी, इस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि डर्टी ब्लड वेसल्स जो हैं वो लेके आ रही हैं, और ये डर्टी वेसल्स जो हैं वो इस ब्लड को लेके आ रही हैं, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स बन जा रहा है। कहाँ पर? एक स्पेशल स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलस, वहां पर। जब ये ग्लोमेरुलस, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलस का, यहीं से फिल्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। यहाँ से फिल्टर हो जाता है ब्लड, और फिल्टर होने के बाद उसमें से सब्सटेंसेस जो हैं, वे सब्सटेंसेस वो आ जाते हैं कप शेप्ड स्ट्रक्चर में, जिसको बोमेन्स कैप्सूल के नाम से जाना गया। ओके, और इस बोमेन कैप्सूल से ये डिसेंडिंग लिम्ब में जाता है ब्लड, और वहां से जाने के बाद असेंडिंग लिम्ब में चढ़ता हुआ ये सीधे पहुंच जाता है फिल्ट्रेट, यानी कि जो यूरिन है वो यहाँ पर असेंडिंग लिम्ब की तरफ। लेकिन जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो केवल और केवल इन ब्लड वेसल्स में ही फ्लो हो रहा है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ब्लड वेसल्स में, और क्लियर कर देता हूँ, ये ब्लड वेसल्स हैं जो लगातार उस ब्लड को लेके आ रहे हैं। These are the blood vessels. ये ब्लड वेसल्स, ओके, ये ब्लड वेसल्स जो हैं वो लगातार इस ब्लड को लेके आ रही हैं। लेकिन क्योंकि इसमें से सारा का सारा वे सब्सटेंस निकल गया है, हट गया है, इसलिए वहां पर किसी भी तरीके का कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं रहता है जो कि ब्लड उसमें से फिल्टर हो जाए। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर आपने देखा कि जो डर्टी ब्लड है वो यहाँ पर ग्लोमेरुलस में आते ही जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डिवाइड हो जाती हैं कई सारे पार्ट्स में, और एक नेटवर्क यानी कि एक जाल बिछा लेती हैं पूरा ग्लोमेरुलस पर। ग्लोमेरुलस पर जब ये पूरा नेटवर्क बिछा लेती हैं अपना, तो ग्लोमेरुलस के बाद ये सारा जो फिल्टर हो जाता है ब्लड, ठीक है, और फिल्ट्रेट जो है वो आ जाता है सीधे बोमेन्स कैप्सूल में। ठीक है, और ये पूरी प्रोसेस होती है। इस पूरी प्रोसेस, ये तो पूरा स्ट्रक्चर था नेफ्रॉन का, लेकिन इस पूरी प्रोसेस को जानने के लिए हमें बेटा दो चीजों की आवश्यकता है, दो स्टेप्स में होता है। एक होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और दूसरा सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन।
formation takes place in two steps. There is ultrafiltration and selective reabsorption. अभी मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल एक बार फिर से शुरू करते हैं अपना पूरा ये स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर में ही मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा फिजियोलॉजी को। तो यहाँ से शुरू करते हैं। डर्टी ब्लड को लेकर आई और उसने नेटवर्क में कैपिलरीज को बांट दिया। यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क में फैल गई, और फैलने के बाद फिर एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। क्या है ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन? अल्ट्रा का मतलब होता है ज्यादा, बड़ा, है ना, बहुत बड़ी मात्रा में फिल्ट्रेशन की प्रोसेस यहाँ पर होती है, इसलिए इसको अल्ट्राफिल्ट्रेशन के नाम से जाना गया है। आइए देखते हैं क्या क्या ब्लड में से फिल्टर हो जाता है। इस अल्ट्राफिल्ट्रेशन के दौरान यहाँ पर आप देखिएगा क्या क्या चीजें फिल्टर होती हैं। सबसे पहले फिल्टर होता है यहाँ पर कुछ एसेंशियल सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, इसके अलावा सॉल्ट्स, दो तरीके के सॉल्ट, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। ओके, यहाँ पर यूरिया एक्सक्रीट होता है और साथ ही साथ में एक्सक्रीट हो जाता है वाटर। ओके, तो ये सारे सब्सटेंसेस ब्लड में से ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, सॉल्ट्स, एसेंशियल सॉल्ट्स, नॉन एसेंशियल सॉल्ट्स, यूरिया और वाटर, these are the major substances which get filtered from this glomerulus and comes into the Bowman's capsule। इतने सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो हमारे पास अब की बार आ जाते हैं ग्लोमेरुलस से Bowman's capsule। बेटा एक बात यहाँ पे याद रखेंगे कि जितने भी ये सब्सटेंसेस मैंने आपको लिखवाए हुए हैं, ग्लूकोज हमारे लिए बहुत जरूरी, वेरी एसेंशियल फॉर अस। हमने डाइजेशन करके ग्लूकोज बनाया था और ग्लूकोज जो है वो यूरिन से निकल जाए, दैट इज नॉट गुड। एमिनो एसिड्स, ये भी डाइजेस्टेड फूड है, ये भी रिटेन करना है, हमको बचा के रखना है। सॉल्ट्स, इनमें से एसेंशियल सॉल्ट्स हमारी बॉडी को जो जरूरी है वो तो चाहिए। नॉन एसेंशियल सॉल्ट्स, इनको हमको रिमूव करना है। वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में यूरिया, ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसको हमें रिमूव करना है हर हालत में। लेकिन वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर कुछ अमाउंट में हमको रिलीज करना पड़ता है। कल मैंने आपको बताया था कि वाटर जो है जितना शरीर को जरूरत है उससे यदि ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा अमाउंट अगर वाटर का हो गया तो वाटर को भी हमको एक्सक्रीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आपको कि वाटर का कंटेंट भी हमको बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर हटाना पड़ता है। कैसे हटाना पड़ता है, कैसे हटेगा, देखते हैं सारी प्रोसेस। देखिए अभी तक हमने डर्टी ब्लड हमारा जो था वो यहाँ कैपिलरीज का नेटवर्क बन गया था, ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट हो गया था, और फिल्ट्रेट होने के बाद ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स, यूरिया और वाटर के रूप में फिल्टर होके पहुंच गया था एक नेफ्रॉन की डिसेंडिंग लिम्ब में। डिसेंडिंग मतलब नीचे जाने वाला, जो नीचे जाता हो, ठीक है। तो ये आर्म क्योंकि नीचे जा रही है, लिम्ब ये नीचे जा रही है, इसलिए इसको डिसेंडिंग लिम्ब के नाम से जानते हैं, नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन की ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, ये डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर इस फिल्ट्रेट को नीचे लाती है। लेकिन उसके साथ ही आप देखिएगा जहाँ पर नेटवर्क बड़ा था कैपिलरीज का, वहीं से ब्लड जो है वो दोबारा से ब्लड वेसल्स उस नेफ्रॉन के चारों तरफ कॉइल हो रही है, कॉइलिंग हो रही है वहाँ पर। ये कॉइलिंग के दौरान, ये कॉइलिंग जो होती है वो इसलिए होती है ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके। देखिए नेफ्रॉन से हमको एक और प्रोसेस करनी है, दैट इज रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस करेंगे और उस रीएब्जॉर्प्शन में री मतलब अगेन दोबारा से एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। क्या एब्जॉर्ब करना है दोबारा से? मैंने आपको बताया था हमारे पास ग्लूकोज है जो कि हमको चाहिए, हमारे पास अमीनो एसिड्स थी, हमारे पास सॉल्ट्स थे, एसेंशियल सॉल्ट्स, ये हमको दोबारा चाहिए।
क्योंकि दीज आर नॉट द टॉक्सिक सब्सटेंसेस, और टॉक्सिक सब्सटेंस ना होने के कारण इनको हमारी बॉडी में ज़रूरत है, इनकी हमारी बॉडी में ज़रूरत है, और बॉडी इनको फेंक नहीं सकती है। इसलिए जो यहाँ पर ये ग्लूकोज अमीनो एसिड सॉल्ट्स हैं, ये बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ये रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और दोबारा से एब्जॉर्ब होने के बाद ये पहुंच जाते हैं दोबारा से ब्लड वेसल्स में, और ये ब्लड वेसल्स आपको पता है कि जा रही है हमारी, और इसके साथ साथ इसमें से वेस्ट सब्सटेंसेस जो है वो रिमूव भी हो चुकी है। ठीक है, यूरिया फिल्टर हो गया था, इसको रीएब्जॉर्ब नहीं कराया जाता है। नॉन एसेंशियल सॉल्ट्स ये फिल्टर हो गए थे, इसको भी रीएब्जॉर्ब नहीं कराया जाएगा। रीएब्जॉर्ब कौन कौन होंगे? रीएब्जॉर्ब होगा ग्लूकोज, रीएब्जॉर्ब होगा अमीनो एसिड, रीएब्जॉर्ब होगा एसेंशियल सॉल्ट्स, और सम अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि कुछ अमाउंट पानी का छोड़ दें, क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। यूरिया जो है वो रिलीज नहीं हो सकती बिना वाटर के, इसलिए कुछ अमाउंट में अगर हम वाटर को छोड़ दें तो मोस्ट ऑफ द वाटर इज रीएब्सॉर्ब बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी के द्वारा रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन की बात कर रहे थे हम, सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन की। व्हाट इज सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन? देखिए, सेलेक्ट किए हैं सब्सटेंस, वो सब्सटेंसेस जो हैं वो सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, एसेंशियल सॉल्ट्स, large amount of water, these are the selective substances which are reabsorbed into the body, reabsorbed into the blood. ठीक है, और ब्लड में जब ये reabsorb हो गए तो अब जब यहाँ कंपोजिशन देखेंगे, डर्टी ब्लड में क्या कंपोजिशन थी और क्लीन ब्लड की क्या कंपोजिशन है, तो उसमें आप पाएंगे कि दो या तीन सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि रिमूव कर दिए गए बॉडी के द्वारा। What are these? These are यूरिया, यहाँ थी डर्टी ब्लड में, लेकिन अगर हम क्लीन ब्लड की बात करेंगे तो वहाँ पर ये अब नहीं है, क्योंकि किडनी ने उसको एक्सक्रीट कर दिया। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर नॉन एसेंशियल सॉल्ट जिनकी जरूरत नहीं है, कुछ तो स्वेट से निकल गए थे पसीने से, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो स्वेट से नहीं निकले थे, वो दोबारा से एब्जॉर्ब नहीं हुए और उनको रिमूव कर दिए थे, और कुछ अमाउंट में वाटर। So these are the substances which are removed from the body, removed from the blood and form the urine. अब बात करते हैं हम कि ये यूरिन जो फॉर्म हुआ है, जो ये सब्सटेंसेस बचे हैं, वो कहाँ जाते हैं? आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये धीरे धीरे करके UCT, यूरिन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में जाते हैं, और यूरिन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में जाने के बाद ये फिर पहुंच जाते हैं एक बड़ी ट्यूब्स में, और उन बड़ी ट्यूब्स को कहते हैं यूरेटर। याद कीजिए, कल बताया था मैंने आपको, यूरेटर। ऐसी सैकड़ों यूरिन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, मिलियंस ऑफ यूरिन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के रूप में यूरिन को जो यूरिन फॉर्म हुई है उसको डाल देते हैं छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में यूरेटर। और याद करिए, कल मैंने आपको स्ट्रक्चर पे बताया था कि किडनी से क्या लेके जा रहा है यूरिन को, यूरेटर। कहाँ लेके जा रहा था? यूरिनरी ब्लैडर में। तो यहाँ पर बेटा आप इजीली देख सकते हो कि इस यूरेटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप ये यूरिन जो फॉर्म हुई है वो गिरती जाती है, और यूरेटर से वो लीड करती है यूरिनरी ब्लैडर। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये पूरी फिजियोलॉजी है। देखिए, बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो इसका कई तरीके से आता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शॉर्ट नोट है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, व्हाट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ये बनता है। दूसरा बनता है कि हाउ डज यूरिन फॉर्म इन ह्यूमंस, यूरिन का फॉर्मेशन ह्यूमंस में कैसे होता है। और तीसरा क्वेश्चन जो इसका बनता है वो ये बनता है फिजियोलॉजी ऑफ किडनी, किडनी की फिजियोलॉजी क्या होती है। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आते रहते हैं और इसी टॉपिक पर बेस्ड आते हैं। सो गाइस,
I think you have understood about the topic today very well, and I think you will study about this. मैं आपको एक सजेशन दूंगा, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को जरूर बनाएं और स्पेशली नोट्स बनाएं, तो उसमें मेंशन करें कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या है और अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या है. So guys, let's take a break from this. उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. अपने नोट्स बनाते रहिएगा, किसी भी तरीके से पीछे मत रहिएगा, क्योंकि अब हम लोग इसी पैटर्न पर आपको लगातार स्टडीज कराएंगे. थैंक यू.